नमस्कार। आयुक्तालय के ज्ञान सुधा चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का, जिस पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न विषयों की स्तरीय सामग्री छात्र हित में उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र का। बीती कक्षा में हमने हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास को जाना और उस विकास क्रम का अध्ययन हमने परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से किया। साथ ही उन प्रश्नों का समावेश भी उस कक्षा में किया जो कि बीते वर्षों में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हिंदी भाषा और उसके विकास को पढ़ते हुए हमने यह जाना कि भारत में प्रमुख रूप से आर्य भाषा बोली जाती हैं और ये आर्य भाषाएं आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाएं मुख्यतः बोली जाती है। उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं वो आर्य परिवार की भाषाएं कही जाती हैं, जबकि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं कही जाती है। उत्तर भारत की भाषाओं को यदि देखें तो जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीनतम भाषा है और इसी की उत्तराधिकारिणी हिंदी है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। हमने बीती कक्षा में ये जाना कि भारतीय आर्य भाषाओं के जो कालक्रम है उसको मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में हमने विभाजित किया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल को 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तो कहीं कुछ जो आलोचक हुए हैं और कुछ शोध ग्रंथ ये कहते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय मानना चाहिए। चूंकि भाषिक विकास की अवस्थाओं को, सरणियों को एक तय कालखंड में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए हम इस समय को मान सकते हैं। तो जो पहला चरण दिखाई देता है हमें, जिसे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में हमने देखा, तो वो है वैदिक संस्कृत और दूसरा दिखाई देता है लौकिक संस्कृत। देखिए, ऋग्वेद और जो वेद आदि जो ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक जो लिखे गए, उपनिषद जो लिखे गए, वो सारे वैदिक साहित्य में लिखे जाते हैं। जबकि लौकिक साहित्य में यदि हम देखें, लौकिक संस्कृत में यदि हम देखें तो वाल्मीकि कृत रामायण और व्यास कृत महाभारत आदि ग्रंथ लिखे गए। यदि भाषिक दृष्टि से देखें तो इस काल की भाषा योगात्मक थी और शब्दों में जो धातु रूप सुरक्षित दिखाई देते हैं, भाषा में संगीतात्मकता थी, स्वराघात की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ये सारी बातें हमने बीती कक्षा में देखी। इसके बाद यदि हम मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की बात करें, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना गया है, तो इसमें मुख्यतः 3 भाषाएं हमें दिखाई देती है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को हमने देखा कि मागधी भाषा भी कहा जाता है और ये बौद्ध धर्म की मुख्यतः भाषा है। बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में लिखा गया है, त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। और यदि हम देखें तो जैन साहित्य जो है वो यदि इसका अगला चरण देखें तो वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो प्राकृत के भी वहां पर 5 भेद हमने देखे, जिसमें शौरसैनी प्राकृत देखा, हमने मागधी प्राकृत देखा, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैशाची जो प्राकृत हैं वो हमने ये 5 प्राकृत देखे। इसके बाद की अवस्था को हमने अपभ्रंश भाषा का नाम दिया, जिसका प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ। और इसके बाद की जो विकासात्मक अवस्थाएं थी उसे अवहत, देश भाषा, देशी भाषा, ये सभी नाम दिए। और उसके बाद पुरानी हिंदी 12वीं से 14वीं शताब्दी जिसका समय माना गया, और तदुपरांत हिंदी भाषा, खड़ी बोली हिंदी का और उसकी बोलियों का जो प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ होता है। अब अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ कब से हुआ और हिंदी को अपभ्रंश की क्या देन है, ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में इससे संबंधित पूछे जाते हैं और ये बहुत अधिक भ्रमित भी करते हैं। देखिए, अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ कब से हुआ, यदि इसको देखा जाए तो इस संबंध में 3 मत जान पड़ते हैं। और यदि उदयनारायण तिवारी की बात माने, जिनकी पुस्तक है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उसमें वो 700 ईस्वी से अपभ्रंश का प्रारंभ मानते हैं। इसी तरह यदि हम डॉक्टर नामवर सिंह की बात करें, जो हिंदी के ख्यात आलोचक रहे हैं, वो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, पुस्तक में इसका जन्मकाल वे भी 700 ईस्वी ही स्वीकार करते हैं।
जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो भाषा वैज्ञानिक है वो अपभ्रंश का प्रारंभ 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। तो ये तो अलग अलग मत है। कुछ लोग कालिदास के विक्रमोर्वशीयम से अपभ्रंश का प्रारंभ मानते हैं, तो साथ ही कई लोग कहते हैं कि 6वीं शताब्दी में जो भामह का काव्यालंकार ग्रंथ है वहां उसमें भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत और प्राकृत के साथ हुआ है। तो उससे पहले इसका समय मानना चाहिए। बहरहाल अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग यदि विशुद्ध रूप से देखा जाए तो 1100-1200 ईस्वी के आसपास दिखाई देता है। और यदि हम आधुनिक हिंदी भाषा को अपभ्रंश का क्या योगदान है उस दृष्टि से देखें तो आधुनिक हिंदी की जितनी भी विशेषताएं हैं, जो मूलभूत वैशिष्ट्य जो है वो अपभ्रंश से वो ग्रहण करती हुई दिखाई देती है। देखिए, यदि हम देखें तो हिंदी भाषा का प्रारंभ यदि हम कहते हैं 1000 ईस्वी से हुआ, तो उसके जो अपभ्रंश का प्रयोग 12वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा है, ये हम कह सकते हैं। अपभ्रंश में प्रयुक्त जो तद्भव शब्द है उसको हिंदी की शब्द संपदा ने हूबहू ग्रहण किया है। और यदि हम देखें ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना, शब्द भंडार और साहित्यिक प्रवृत्तियां, इन सभी आधारों को यदि हम देखें तो वहां अपभ्रंश की जो नींव है वो वहां पर दिखाई देती है। अपभ्रंश की विशेषताएं इस भाषा में दिखाई देती है। अपभ्रंश प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत और आधुनिक आर्य भाषा हिंदी के बीच की कड़ी है। प्रश्न ये पूछा गया है, इसलिए ये सामान्य सी बात यहाँ पर हमने उसका उल्लेख किया है कि जो अपभ्रंश है वो प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत और आधुनिक आर्य भाषा हिंदी के बीच की कड़ी जान पड़ती है। हमने पिछली कक्षा में ये देखा कि भाषा की एक प्रवृत्ति रही है जटिलता से सरलता की ओर वो उन्मुख होती है। तो व्याकरणिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भाषा का विकास संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर होता है। तो जो लौकिक संस्कृत जो रही है, वैदिक संस्कृत जो रही है, वो संयोगात्मक रही है और फिर क्रमशः भाषा वियोगात्मकता की ओर बढ़ती है और कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है। ये हमने बहुत सारे उदाहरणों से देखा कि किस प्रकार संस्कृत में 3 वचन 3 लिंग थे, जबकि हिंदी में 2 वचन और 2 लिंग की व्यवस्था ही रह गई। संस्कृत में जहां 24 रूप बनते थे वहां हिंदी में केवल 2 रूप रह गए, मूल रूप और विकारी रूप। तो ये अंतर वहां पर अपभ्रंश और हिंदी में देखने को मिलता है, संस्कृत और हिंदी में भी देखने को मिलता है। तो शोरशनी अपभ्रंश बात करें तो शोरशनी अपभ्रंश यदि हम 11वीं शताब्दी की बात करें, 12वीं शताब्दी की बात करें तो उस काल की साहित्यिक भाषा थी और गुजरात से लेकर बंगाल तक तथा शूरसेन प्रदेश तक की भाषा व्यवहृत थी। तो ये सारा जो विशेषताएं हैं अपभ्रंश की वो हम देख सकते हैं। अपभ्रंश काल में यदि हम देखें तो ध्वनि स्तर पर बहुत अधिक बदलाव वहां पर देखे जाते हैं। संस्कृत की जो जटिल ध्वनियां थी उसे अपभ्रंश ने अस्वीकार कर दिया और वही प्रवृत्ति हिंदी में भी देखी जाती है। तो ये बात फिर से सिद्ध होती है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। यदि कौन सी ध्वनियों को वहां पर अस्वीकृत किया गया तो संस्कृत की दीर्घ री और ह्रस्व ऋ और दीर्घ ऋ जैसी ध्वनियां जो थी वो अपभ्रंश में ही लुप्त हो गई और यही परंपरा हिंदी में भी दिखाई देती है। हम दीर्घ री का प्रयोग नहीं करते हैं। संधि पढ़ते समय आप दीर्घ री का प्रयोग, उसके उदाहरण देखेंगे, लेकिन हिंदी में यह प्रयोग अब व्यवहृत नहीं है। तो ये प्रवृत्ति भी हमें अपभ्रंश से मिली है। अपभ्रंश ने ही इन जो ध्वनियों को नकार दिया था और वही प्रवृत्ति हिंदी में भी दिखाई देती है। ड और ढ ध्वनियां अपभ्रंश में नहीं थी और हिंदी में ये पहली बार विकसित हुई हैं। तो ये एक उलट बात है कि ये चीजें अपभ्रंश में नहीं थी और ये हिंदी में व्यवहृत हुई। तो ये अंतर कह सकते हैं कि आदिकालीन हिंदी और जो अपभ्रंश का अंतर क्या है वो आप कह सकते हैं। यदि हम देखें अपभ्रंश की बात करें तो काव्य में जो भाषा प्रयुक्त हुई उसे अपभ्रंश कहा गया और बोलचाल की जो भाषा रही उसे देश भाषा कहा गया। तो अपभ्रंश और हिंदी में ये मुख्य अंतर है कि अपभ्रंश में ड ढ ध्वनियां नहीं थी, जबकि हिंदी में इनका प्रयोग होता है। न र ल स ये जो ध्वनियां अपभ्रंश में दंत्य ध्वनियां थी
वो हिंदी में आकर वर्ड्स से ध्वनियां हो गई। इसी तरह यदि हम देखें तो अपभ्रंश एक ऐसी भाषा थी जिसमें क्रिया आदि रूपों का सहयोगात्मक कार्य के रूप प्रयोग में होता था, लेकिन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्रयोग होने लगा। यदि हम अपभ्रंश के या पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि देखें और उनकी रचनाओं को देखें तो ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे देवसेन कृत श्रावकाचार है, सरहपा की तो मुक्तक रचनाएं प्राप्त होती ही है, स्वयंभू की पौम चरियु, रिठ्ठनेमी चरियु और स्वयंभू छंद ये रचनाएं होती हैं। पुष्पदत्त की महापुराण और जसहर चरियु ये रचनाएं प्राप्त होती है। धनपाल की भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान की संदेश राशक, जिनदत्त सूरी की उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी का हमने जाना उपदेश रसायन रास, और जोइंदू का परमात्म प्रकाश और योग सार, राम सिंह का पाहुड़ा दोहा, हेमचंद्र का शब्दानुशासन, विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ये जो रचनाएं हैं ये अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं हैं। अब यदि हम बात करें इसके बाद कि अपभ्रंश के जो प्रारंभिक रूप जब हमें मिलते हैं तो 7वीं 8वीं शताब्दी से ही उसके मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि उदय नारायण तिवारी जो बात करते हैं, नामवर सिंह जो बात करते हैं, तो वहां पर मुंज कवि की जो पंक्तियां मिलती है, जो रचना में उनकी पंक्तियां कि भल्ला हुआ जो मारिया, बहिनी मारा कंतु, लज्जे जम तू वयस्सी, अहूचे भग्गा घर एंतु, कि अच्छा हुआ कि जो मेरे प्रिय है वो युद्ध में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। यदि वो भयभीत होकर लौटते तो मैं अपना मुंह कहाँ छिपाती। तो एक तरह से युद्ध का चित्रण है और वीर रसात्मक भावनाओं का ये चित्रण है, लेकिन यहाँ पर अपभ्रंश का प्रयोग देखने को मिलता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि उक्त पंक्तियां किस कवि की है और उक्त जो भाषा रूप किस भाषा का रूप है। ये तो अपभ्रंश भाषा का रूप है। देखिए अपभ्रंश के जो क्षेत्रीय रूप हैं उन्हीं से जो हिंदी की बोलियां विकसित हुई, इसे एक तरह से हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां भी कह सकते हैं। जो शोरसेनी जो नागर अपभ्रंश जिसे कहा गया शोरसेनी अपभ्रंश, उससे पश्चिमी हिंदी विकसित होती है और इसकी जो बोलियां हैं वो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ये उसकी प्रमुख बोलियां हैं जो कि शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से यदि देखें तो हिंदी की जो पूर्वी भाषाएं विकसित हुई हैं, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 भाषाएं हैं। अक्सर प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि अवधी बोली का संबंध किस उपभाषा से है, यह अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसी तरह अन्य प्रश्न बोलियों को लेकर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये वर्गीकरण ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। शोरसेनी अपभ्रंश से ही राजस्थानी हिंदी विकसित हुई है, जिसकी उपबोलियां यदि हम देखें तो मेवाती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, बांगड़ी, मालवी ये सारी उसकी उपबोलियां हैं। इसी तरह जो पहाड़ी हिंदी है वो भी शोरसेनी से विकसित हुई है और उसकी पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी ये प्रमुख बोलियां हैं। बिहारी जो है वो मागधी अपभ्रंश से और मैथिली, मगही और भोजपुरी ये उसकी प्रमुख बोलियां हैं। देखिए जब हम खड़ी बोली हिंदी की बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि ये शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। तो खड़ी बोली हिंदी क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी हम 2 अर्थों में देख सकते हैं। एक तो दिल्ली मेरठ के आसपास जो बोली, उस जनपद में जो बोली जाने वाली बोली है वो खड़ी बोली। दूसरी खड़ी बोली वो है जो कि हिंदी प्रदेश की मुख्य भाषा है और जिसने साहित्यिक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल कर लिया है। तो उस खड़ी बोली को यदि हम देखें तो मूलतः खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के पार्श्ववर्ती जनपदों की भाषा है, जो कि क्या कहलाते थे? कुरुक्षेत्र कहलाते थे। तो कुरु प्रदेश की यह बोली है जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन इसी आधार पर इसे कौरवी का नाम भी दे देते हैं। कौरवी की क्या विशेषता है? तो ये आकार बहुला भाषा है। इसके अंत में आकार, जो शब्दों के अंत में या शब्दों में आ जो वर्ण की जो आवृत्ति है वो अधिक सुनी जाती है। तो खड़ी बोली के यदि हम नाम देखें तो बहुत सारे नाम हैं। हिंदुई, हिंदवी, दक्षिणी, दखनी, दक्कनी, रेखता, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी आदि।
जो अलग अलग शब्दों का जहाँ प्राधान्य रहा, जैसे दक्षिणी भाषाओं का जब प्राधान्य हिंदी में होने लगा तो उसे दक्खनी हिंदी कहने लगे। इसी तरह जब अरबी फारसी के शब्दों का प्राधान्य होने लगा तो वो रेखता पुकारे जाने लगी। इसी तरह हिंदी और उर्दू के शब्दों का जब सम्मिश्रण वहाँ पर देखा गया तो हिंदुस्तानी जो चलन में आई। तो ये सारी चीजें हैं। डॉक्टर चटर्जी जो हैं वहाँ पर खड़ी बोली को के साहित्यिक रूप को साधु हिंदी या नागरी हिंदी के नाम से भी अभिहित करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है नेट परीक्षा में 1995 में कि साधु हिंदी या नागरी हिंदी के नाम से खड़ी बोली हिंदी को किसने अभिहित किया है। तो डॉक्टर चटर्जी ने किया है और डॉक्टर ग्रियर्सन इसे हाई हिंदी भी पुकारते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें अयोध्या प्रसाद खत्री, जो कि आधुनिक समय में हिंदी का जो आधुनिक काल रहा है, जिसे हम 19वीं शताब्दी के आगे का देखते हैं, तो वो उस समय कहते हैं, भारतेंदु युग में वो कहते हैं कि गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हिंदी है जबकि पद्य की भाषा ब्रजभाषा है। तो वहां वो एक आंदोलन के रूप में इसे लेकर आते हैं और वो कहते हैं, न ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे ना दूध से मिश्री, डली डली दूध में घुली हो। तो ऐसी ही हिंदी भाषा है जिसका कोई एक रूप वहां पर दिखाई नहीं दिया, बल्कि नाना रूपों में वो दिखाई दी। तो ये अयोध्या प्रसाद खत्री की ये पंक्तियां हैं जो कि एक आंदोलन के रूप में छेड़ते हैं कि हिंदी के गद्य की और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए। जब हम भारतेंदु युग को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि भारतेंदु युग में जो कविता की भाषा थी वो ब्रजभाषा थी, जबकि जो गद्य लेखन हो रहा था वो खड़ी बोली हिंदी में प्रारंभ होने लग गया था। चाहे हम सदा सुखलाल की बात करें, चाहे सदल मिश्र की बात करें या लल्लू लाल की बात करें, इंशाअल्लाह खां की बात करें, वो हिंदी के योगदान में महत्वपूर्ण योगदान वहां पर दे रहे थे। अब इसी क्रम में यदि हम देखें कि हिंदी भाषा का विकास कैसे होता है, तो हिंदी भाषा के विकास को जानने के लिए जैसा कि हमने कहा 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी का जो विकास माना जाना चाहिए। तो मोटे तौर पर देखिए, हम यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ रहे हैं। तो मोटे रूप से हमने इसे 3 जो कालखंड है उसमें हम विभाजित कर लेते हैं और ये अध्ययन सौलभ्य की दृष्टि से है ताकि किसी तरह का कोई भ्रम वहां पर बचे ही ना। तो हिंदी का आदिकाल 1000 ईस्वी से जो 1500 ईस्वी तक वो माना गया है और ये 500 ईस्वी जो समय है इसमें अपभ्रंश से लेकर के पुरानी हिंदी तक का जो सफर है वो भाषा तय करती हुई दिखाई पड़ती है। हिंदी का मध्यकाल यदि हम देखें तो 1500 से 1800 ईस्वी, जिसमें यदि हम बात करें भक्तिकाल के उत्तरार्ध से रीतिकाल का जो समय है वो इसमें समावेशित हो जाता है। और हिंदी का आधुनिक काल 1800 ईस्वी से कुछ लोग 1900 ईस्वी से अब तक मानते हैं। तो ये हिंदी भाषा का विकास क्रम हम देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का विकास क्रम, हिंदी साहित्य का इतिहास हम नहीं कह रहे हैं, ये बात ध्यान रहे। तो अब हिंदी का आदिकाल क्या है? जैसा कि हमने हिंदी का आदिकाल देखा, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी का जो समय है वो हिंदी के आदिकाल का समय हमने निर्धारित किया है। और ये ठीक है कि 11वीं शताब्दी से समूचे भारतवर्ष में संपर्क स्थापित करने के लिए जो पुरानी हिंदी है वो एक में संपर्क भाषा के रूप में माध्यम बनी और आगे के जो 500 वर्ष थे वो प्राचीन हिंदी के अनेक रूपों के रूप में सामने आए, जिसमें यदि हम देखें तो एक भाषा रूप डिंगल भाषा रूप महत्वपूर्ण भाषा रूप के रूप में आता है। डिंगल वस्तुतः राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रित रूप है और डिंगल भाषा का संबंध मूलतः राजस्थानी भाषा का है। इसमें यदि हम देखें तो श्रीधर द्वारा रचा गया जो रणमल छंद है जिसकी रचना 1400 ईस्वी में मानी गई है, और दूसरा कवि कल्लोल कृत ढोला मारूरा दूहा जिसकी रचना 1473 ईस्वी में मानी है, वो डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं।
देखिए यहाँ पर हमने लिखा जरूर है कि कवि कल्लोल कृत ढोला मारूरा दूहा, लेकिन इसके मूल रचयिता कौन है, इसके हम प्रामाणिक रूप से हम ये बात नहीं कह सकते। हाँ, ढोला मारूरा दूहा जरूर लौकिक काव्य के रूप में रचना मिलती है। राजस्थानी के लोक जनमानस में आज भी वो बसती है, सुरक्षित है। ढोला और मरवण की प्रेम कथा का चित्रण है, लेकिन इसके वास्तविक रचयिता कौन है वो पता नहीं है। लेकिन इसकी जो रचना है वो डिंगल में हुई है, और डिंगल जो भाषा है वो अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण से वहां पर बनी है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि आदिकाल के 500 वर्षों में प्राचीन हिंदी से विकसित अनेक रूप सामने आए, तो उसमें एक रूप सामने आया डिंगल। इसी तरह जो दूसरा रूप सामने आया वो था पिंगल, और पिंगल वस्तुतः जो ब्रजभाषा और अपभ्रंश का जो मिश्रित रूप हुआ वो पिंगल भाषा कहलाया। इसी के साथ यदि डिंगल और पिंगल के अलावा यदि हम देखें तो हिंदी का एक और रूप वहां पर सामने आता है जिसे हम कहते हैं हिंदवी। और हिंदवी ये जो रूप है वो खुसरो के, अमीर खुसरो के साहित्य में, चाहे वो दो सुखन में ले लीजिए या वहां पर खालिक बारी में ले लीजिए, वहां ये रूप दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य जो समूचा है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य, नाथ और सिद्ध साहित्य जो है वो आदिकालीन हिंदी का परिचय वहां पर देती हुई जान पड़ती है। और ये सारे जो धार्मिक साहित्य हैं वो इस आदिकालीन भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए नजर आते हैं। यदि हम देखें, जैसा कि हमने कहा, सिद्ध, नाथ, जैन सभी का धार्मिक साहित्य जो है अपभ्रंश में लिखा गया, लेकिन वहां पर भी अपभ्रंश के अलग अलग क्षेत्रीय रूप दिखाई देते हैं। जैसे कि यदि हम बौद्ध और सिद्धों की बात करें तो वो पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंश का प्रयोग उनकी रचनाओं में बहुत अधिक दिखाई देता है। बौद्धों की वज्रयान शाखा से संबंधित गोरखनाथ संप्रदाय है, हमें पता है, ये बात विदित है। और वहां पर पश्चिमी हिंदी की बोलियों का जो मिश्रण है वो बहुत अधिक दिखाई देता है। इसी की तर्ज पर आगे सदुकड़ी भाषा का विकास होता है, जो कबीर अपने काव्य में वहां पर बहुतायत से करते हुए जान पड़ते हैं। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर तक कहते हैं, और उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा, संत साहित्य को सदुकड़ी भाषा ही कहा गया है, जिसके बीज जो हैं नाथ संप्रदाय में, सिद्ध संप्रदाय में हमें दिखाई देते हैं। आदिकालीन रासो साहित्य की जो बात करें यदि हम, तो जहां बिसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, परमाल रासो है, तो ये सारे जो रासो ग्रंथ हैं इनमें भी भाषिक रूपों में वहां पर बहुलता दिखाई देती है। कहीं पर डिंगल भाषा का प्रयोग है, कहीं पर ब्रजभाषा मिश्रित पिंगल भाषा का प्रयोग है, और कहीं अपभ्रंश का प्रयोग वहां पर दिखाई देता है। तो किसी एक भाषिक रूप का वहां पर प्रयोग नहीं दिखाई देता है। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो यदि ये उत्तर में विकल्प ये मिलता है कि डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा है, तो उसे भी सही किया जा सकता है। साथ ही डिंगल, पिंगल और अपभ्रंश के अनेकानेक क्षेत्रीय रूपों से मिश्रित भाषा पृथ्वीराज रासो की है, ये एक प्रश्न बनता है। क्योंकि आप केवल डिंगल नहीं कह सकते और केवल पिंगल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सभी भाषाओं का, सभी अपभ्रंश का मिश्रित रूप पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रप्रदायी कृत है, उस रचना में मिलता है। इसी क्रम में यदि हम बीसलदेव रासो की बात करें, जो कि मूलतः गेय काव्य है, प्रेम काव्य है, उसकी भाषा डिंगल भाषा है, तो ये बात ध्यान रहे। बात कर रहे हैं हम अपभ्रंश साहित्य की, तो हिंदी भाषा में रचित जो लोरिक और चंदा की जो प्रेम कथा है, जो चंदायन ग्रंथ है, जिसके रचयिता मुल्ला दाऊद है, जो कि सूफी काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है, इसकी जो भाषा में अवधी, भोजपुरी, ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण पहल दिखाई देता है। और ये जो 1379 ईस्वी की ये जो रचना है मुल्ला दाऊद की चंदायन, इसमें अवधी के दर्शन, हमें प्रारंभिक अवधी के दर्शन होने लगते हैं। तो देखिए, अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों से किस प्रकार अन्य काव्य भाषाओं का जन्म हो रहा है, इसका जो उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है।
जो हमने दक्षिणी हिंदी की बात की, तो देखिए 14वीं शताब्दी के जो आसपास है वहाँ जो मुस्लिम शासक रहे हैं उनका आक्रमण दक्षिण भारत में भी प्रारंभ हो जाता है और वहाँ के जो जनमानस है वहाँ के निवासियों से संपर्क के लिए एक नवीन भाषा दक्षिणी हिंदी का जन्म होता है, जिसमें ब्रजभाषा और फारसी के शब्दों का बाहुल्य वहां पर दिखाई देता है। तो दक्षिणी हिंदी में ब्रजभाषा और फारसी, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर गए हैं लोग, तो वहां पर दक्षिणी हिंदी का समावेश होता है, द्रविड़ भाषाओं का समावेश होता है और जो तमिल तेलुगु के साथ ही वहां पर फारसी के शब्दों का भी आगमन होता है, जिसे दक्षिणी हिंदी कह देते हैं। हिंदी का ये तो हिंदी का आदिकाल था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार जो जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, इसमें किस प्रकार के भाषिक रूप वहां पर दिखाई देते हैं। साथ ही हमने जो आदिकाल का जो लौकिक साहित्य है, जिसमें ढोला मारूरा दुहा जैसी रचनाएं आती है, वहां पर किस प्रकार जो डिंगल शैली में जो ग्रंथ लिखा गया है उसकी हमने बात की। हिंदी का मध्यकाल जो देखा हमने, हिंदी भाषा का मध्यकाल यदि हम देखें तो 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी। देखिए इस काल में यदि हम देखें तो 3 जो बोलियां हैं, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली, ये अपना अस्तित्व बनाने लगती है और ब्रज और अवधी तो सिरमौर बन जाती हैं। इस काल की यदि हम महत्वपूर्ण घटना देखें तो भक्ति द्राविड़ी उपजी लाई रामानंद। तो जो भक्ति है, जो भक्ति की लहर उत्तर भारत, जो दक्षिणी भारत से भक्ति की लहर उत्तर भारत तक आती है, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर दिखाई देती है कि जो द्रविड़ में अर्थात दक्षिण में जो भक्ति जन्म लेती है वो उत्तर तक कैसे पहुंचती है और उसके माध्यम से किस प्रकार भाषिक परिवर्तन वहां पर दिखाई देते हैं। क्योंकि हम जब बिहारी को पढ़ते हैं, हम चाहे सूर को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी अरबी फारसी शब्द दिखाई देते हैं। तो किस प्रकार ये परिवर्तन दिखाई देता है, ये मध्यकाल इसका गवाह बन जाता है। हिंदी के मध्यकाल की जो भाषाएं रही हैं, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली, उसके विकास में संत साहित्य का, सूफी साहित्य का, जो कि दोनों निर्गुण मार्गी शाखाओं की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, और वैष्णव भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन भाषिक रूपों के विकास में। यदि हम पहला चरण देखें कि काव्य भाषा के रूप में अवधी का उदय किस प्रकार हुआ और उसका विकास कैसा हुआ, तो यदि हम देखें तो मूलतः अवधी कहाँ की बोली है, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र लखनऊ और फैजाबाद के आसपास है उसे अवध कहा जाता है, और उसी जो जनपद की बोली है, उसी क्षेत्र की जो भाषा है वो अवधी है। अवधी समयानुसार सीमित क्षेत्र की बोली न रहकर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली काव्य भाषा बन जाती है। और यदि इसका क्षेत्र देखें तो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर, खीरी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबांकी, फैजाबाद, फतेहपुर आदि जो क्षेत्र है वहां पर अवधी बहुतायत से बोली जाती है। देखिए ये क्षेत्र आपको ध्यान में रहना आवश्यक है, क्योंकि जो प्रश्न है, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ लिया जाए या उसे सुमेलित कीजिए, उन प्रश्नों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए अवधी भाषा के क्षेत्र कौन से हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। अवधी को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो पूर्वी बोली के नाम से पुकारा जाता है। देखिए पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां समावेशित है, तो इन तीनों को ही पूर्वी हिंदी के रूप में पुकारा जाता है। साथ ही कोसली, क्योंकि अवध को कोसल प्रदेश भी कहते हैं, तो कोसली, बेसवाड़ी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो अवधी के 3 नाम हो गए, पूर्वी हिंदी, कोसली और बेसवाड़ी। इन तीनों नामों से इसे पुकारा जाता है। यदि हम भाषा के रूप में, भाषिक रूपों में यदि अवधी का पहला प्रयोग देखते हैं, यदि भी कुछ लोग मुल्ला दाऊद के चंदायन को बताते हैं, लेकिन उससे भी पहले जो अवधी के प्रारंभिक रूप के यदि हम दर्शन देखें तो अमीर खुसरो की जो रचना है खालिक बारी, वहां पर मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और इस रचना में जो खुसरो है, जहां पर भारतीय भाषाओं का जिक्र करते हैं, वहां पर अवधी का भी पहल वो स्पष्ट उल्लेख करते हैं।
रोड़ा की जो कृति है राउल वेल, जिसमें कन्नौज की जो राउल नायिका है उसका जो प्रेम प्रसंग है, साथ ही दामोदर पंडित की जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है उसमें भी अवधी भाषा के प्रारंभिक रूप के दर्शन होते हैं। यदि हम देखें, जैसा कि हमने कहा, अवधी भाषा का प्रयोग हिंदी में सूफी कवियों ने भी अपनी रचनाओं में किया। मुल्ला दाऊद के जो चंदायन कृति है वो सूफी प्रेमाख्यानों की पहली रचना है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो ईश्वरदास की सत्यवती कथा, शेख कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, इन सभी रचनाओं को लेकर कवि नसीर की प्रेम दर्पण तक रचनाओं में, जो सूफी रचनाओं में अवधी के दर्शन होते हैं। अवधी का यदि प्रयोग देखें तो सूफी कवियों के पश्चात जो प्रयोग तुलसीदास अपने ग्रंथ रामचरितमानस में करते हैं, और ये महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। देखिए, एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो जायसी का जो पद्मावत है जो कि 1540 ईस्वी में लिखा गया, उसकी भाषा और तुलसी के मानस की भाषा में क्या अंतर है। तो जो जायसी का जो पद्मावत है वो ठेठ ग्रामीण अवधि में लिखा गया है, जबकि रामचरितमानस जो है तुलसी का, वो परिष्कृत अवधि में लिखा गया है। तो ये मुख्य अंतर है, ये ध्यान होना चाहिए। यदि हम अन्य राम भक्ति काव्य के जो कवि रहे हैं, चाहे माधव दास की बात करें जिन्होंने राम रासो लिखा है, अग्रदास की बात करें जिन्होंने रामाष्टयाम लिखा है, ईश्वर दास की बात करें जिन्होंने भरत मिलाप लिखा है, या हृदय राम की हनुमन्नाटक की बात करें, या कि लाल दास की अवध विलास की बात करें, ये सारी जो रचनाएं हैं वो अवधि में लिखी गई है। हमने ये स्पष्ट किया है कि अवधि जो जायसी की जो अवधि है वो ठेठ ग्रामीण अवधि है, जबकि तुलसी की अवधि शुद्ध साहित्यिक और परिनिष्ठित अवधि है। यदि हम तुलसी की अवधि में देखें तो संस्कृत की कोमलकांत पदावली का भी सुंदर प्रयोग वहां पर मिलता है। यदि हम आधुनिक काल में, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल, जैसा कि हमने इसकी काल सीमा स्पष्ट की है 1500 से 1800 ईस्वी, ऐसा नहीं कि केवल वहीं पर अवधि के दर्शन होते हैं। यदि आधुनिक काल में हम बात करें तो पंडित जो द्वारिका प्रसाद मिश्र रहे हैं वो दोहा चौपाई शैली में अवधि भाषा में कृष्णायन नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। वहीं पर बंसीधर शुक्ल जो हैं, जिन्हें रमई काका के नाम से जाना जाता है, वो भी आधुनिक काल के प्रमुख कवि ठहरते हैं। तो ये तो बात हुई अवधी भाषा की कि किस प्रकार अवध प्रांत में प्रयुक्त होने वाली जो अवधी भाषा थी उसका प्रयोग साहित्य में किस प्रकार सूफी कवियों से लेकर राम भक्ति काव्य में प्रचुर मात्रा में दिखाई दिया, उसका हमने जिक्र यहाँ पर किया। किस प्रकार अब आगे जो हम देख रहे हैं वो है मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक प्रयोग। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि किस प्रकार ब्रजभाषा का प्रयोग वहां पर मिलता है, तो ब्रज भाषा क्या है, पहले तो हमें ये जानना होगा। जैसा कि हमने अवध प्रांत में जो बोली जाने वाली भाषा थी उसे अवधी कहा, वैसे ही ब्रजभाषा का जो संबंध है वो ब्रजमंडल या ब्रज प्रदेश से है, जिसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बदायूं तथा बरेली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो इसमें समावेशित होते हैं। काव्य भाषा के रूप में इसका विकास कहाँ हुआ, तो हम ये जानते हैं कि भक्ति काल के उत्तरार्ध में जहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आगमन होता है वहां से इसका विकास देखने को मिलता है। सूर का जो समय है और जो रीतिकाल जो है वो ब्रजभाषा के चरमोत्कर्ष का, वैभव का, ऐश्वर्य का जो समय है वो जान पड़ता है। ब्रजभाषा का विकास यदि हम देखें तो शौरसैनी अपभ्रंश, जिसे नागर अपभ्रंश भी कहा जाता है, उससे हुआ है, और इसके जो प्रारंभिक रूप हैं वो प्राकृत पेंगलम और जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है वहां पर दिखाई देते हैं। इसी क्रम में जो राहुल सांकृत्यायन हैं, उनका चूंकि सिद्ध साहित्य पर महत्वपूर्ण शोध कार्य है, तो वो वहां पर एक तथ्य लेकर आते हैं कि जो ब्रजभाषा काव्य का जो प्रारंभ है वो सिद्ध साहित्य से माना गया है। ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है, और वो स्पष्ट कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में ही जो सरहपा के जो काव्य है
उसमें ब्रजभाषा के शब्द मिल जाते हैं। ये उदाहरण अक्सर पूछा जाता है, जो कि सरहपा का है, जिसे कि हमने प्रथम हिंदी कवि की जो संज्ञा भी दी है, जिन्हें सरहपाद भी कहा जाता है। उनका उदाहरण हम देखते हैं कि जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह प्रवेश, तह घट चित विश्राम करु, सरह कहिए उवेश। तो यहाँ विश्राम है, विशाल की जगह विश्राम पढ़ें। तो ये जो उदाहरण है वो सरहपा का हमें मिलता है। इसके बाद यदि हम देखते हैं जब 16वीं शताब्दी के आसपास, तो वहां पर अष्टछाप के कवि 8 कवि हैं जो कि वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे और श्रीनाथ जी की भक्ति में पद गाया करते थे। उन्हें अष्टछाप के कवि कहा गया। इसमें सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, ये 8 कवि थे। यद्यपि हम भक्ति काल का जब अध्ययन करेंगे, इनका विस्तृत अध्ययन हम वहां करेंगे, लेकिन इन्होंने जो काव्य रचनाएं की, इन्होंने जो कृष्ण लीलाओं का गुणगान किया, वो ब्रजभाषा में किया और इस भक्ति परक विलास से वहां पर ब्रजभाषा को साहित्यिक दर्जा एक तरह से प्राप्त हो गया। यदि हम देखें तो नंददास की जो भाषा है वहां पर स्पष्ट कहा जाता है, और कवि जड़िया नंददास गढ़िया। तो उन्होंने ब्रजभाषा का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। नंददास की भाषा में यदि देखें तो अनुप्रासिकता, काव्यात्मकता, चित्रोपमता और लाक्षणिकता के दर्शन भी वहां दिखाई देते हैं और ब्रजभाषा का बहुत सुरम्य प्रयोग उन्होंने किया है। रसखान की जो रचनाएं हैं, जो कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित जो रचनाएं हैं, जिसमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, जिन रचनाओं से उनको ख्याति मिली है, वो भी ब्रजभाषा में ही लिखी गई है। यदि हम राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे हैं गोस्वामी हित हरिवंश, उनकी यदि रचना देखें, हित 84, यह भी ब्रजभाषा में लिखी गई है। और कृष्ण भक्त कवियों के अतिरिक्त यदि हम बात करें तो जो समूचा रीति काल है, यहाँ पर हम 3 काव्य धाराएं देखते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा, जिसमें बिहारी घनानंद, केशव, मतिराम, पद्माकर, सेनापति, ये जो सारे जो कवि रहे हैं, ऐसे सैकड़ों कवि ब्रजभाषा में काव्य रचना करते हुए दिखाई देते हैं। तो ब्रजभाषा को सूर इतने ऊंचे दर्जे पर प्रतिष्ठित कर देते हैं कि भक्ति काल में जो तुलसीदास हैं, जिन्होंने अवधि में मानस जैसा ग्रंथ लिखा है और समूचे राम कवियों ने अवधि को ही प्रयोग में लिया है, तुलसी भी मजबूर हो जाते हैं और वहां पर विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली जैसी ब्रजभाषाओं की रचनाएं लेकर आते हैं। और साथ ही यदि हम देखें तो नरोत्तम दास जो है वो सुदामा चरित में, और नाभादास भक्तमाल में, केशवदास रामचंद्रिका में, रसिक प्रिया में, कवि प्रिया में, और अन्य जो रीतिकालीन जो कवि हुए हैं, वे अपना जो काव्य है वो ब्रजभाषा में लिखते हुए दिखाई देते हैं। अमीर खुसरो जो हैं, उनकी रचनाओं में भी ब्रजभाषा का प्रयोग दिखाई देता है। यदि हम उदाहरण देखें तो खुसरो रेन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। तो ये यहाँ पर ब्रजभाषा का स्पष्ट जो छाप जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। साथ ही उनकी जो मुकरियां हैं, जिसका प्रभाव आगे हम भारतेंदु युग में भी दिखाई देता है। मेरा मोह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिक्कन न को दीसा, क्यों सकी साजन ना सकी सीसा। तो दर्पण की बात यहाँ पर की गई है। ये उदाहरण इसलिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं और ब्रजभाषा के प्रारंभिक रूपों के दर्शन ये कराते हैं, इसलिए हमने यहाँ समावेशित किया है। तो ये तो हमने ब्रजभाषा की बात की। और ब्रजभाषा को यदि हम देखें तो जैसे उकार बहुला है ब्रजभाषा, और औकारांत प्रवृत्ति भी यहाँ पर दिखाई देती है। और ये प्रवृत्तियां इसे शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अपभ्रंश से मिली है। तो ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि जो ब्रजभाषा है वो उकार बहुला और औकारांत प्रवृत्ति की भाषा है। ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो मध्यकाल में निरंतर विस्तार पाता गया और धीरे धीरे मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बदायूं और हरियाणा तक वो फैल जाता है।
यदि ब्रजभाषा के मूल स्वरूप देखें तो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ये वहां पर मूल इसके स्वरूप, प्रधान स्वरूप मिलते हैं। ढोलपुरी, भरतपुरी, जादोबाटी, गांववारी, सिकरवाड़ी, ये सारी इसकी बोलियां हैं जिनका पृथक अध्ययन करना जरूरी है। ब्रजभाषा का काव्य रूप में यदि हम प्रयोग देखें तो हमने ये देखा कि जही मन पवन न संचरई, रवि ससी नाहि प्रवेश, तह घट चित्त विश्राम करूं, सरह कहिए अवेश, तो सरहपा में ही दिखाई देने लग जाता है। तो ये सारी बातें हमने देखी। अब जो तीसरी भाषा है साहित्यिक हिंदी के रूप में, खड़ी बोली का उदय किस प्रकार होता है और उसका विकास किस प्रकार होता है। तो देखिए, खड़ी बोली से क्या तात्पर्य है। खड़ी बोली को यदि हम देखा जाए, खड़ी बोली हिंदी जो है, एक तरह से तो हम ये कह सकते हैं संकुचित अर्थ में कि ये दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली है। दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि ये वह बोली है जो कि हिंद प्रदेश की बोली है और जो साहित्यिक हिंदी का दर्जा प्राप्त कर लेती है। तो इसे यदि इस दृष्टि से देखें तो पहली दृष्टि ये कहती है कि कौरवी या दहलवी इसके अन्य नाम हैं। खड़ी बोली हिंदी के कौरवी भी कहा जाता है कुरु प्रदेश की भाषा होने के कारण, और दहलवी दिल्ली के आसपास की भाषा होने के कारण, जिसके अंतर्गत दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला के जो क्षेत्र है, वहां का जो प्रदेश है, उसकी ये बोली रही है। खड़ी बोली गद्य की यदि सर्वप्रथम रचना की बात करें, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा, ये रचना होती है जो कि अकबर के जो दरबारी कवि गंग रहे हैं उनकी ये रचना है, और इसका रचना काल 1570 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ जो है, वो रचना भी खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। साथ ही यदि हम देखें तो खड़ी बोली हिंदी की जो अलग अलग शैलियां रही हैं, उनको हम हिंदुई, हिंदुस्तानी, रेखता, उर्दू और दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना जाता है। यदि हम इन बोलियों का मूल जो ढांचा देखें तो वो कौरवी पर ही आधारित है। अब जो खड़ी बोली हिंदी है, उसे जो भाषा वैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग दृष्टियों से देखा है। यहाँ पर हम बात धीरेन्द्र वर्मा की करेंगे, हम यहाँ पर बात भाषा वैज्ञानिक सर जॉर्ज ग्रियर्सन की करेंगे, और हम बात करेंगे डॉक्टर चंद्रबली पांडे की, और साथ ही टी ग्राहम बेहली की, और सुनीति कुमार चटर्जी। डॉक्टर चटर्जी का उल्लेख हमने पहले भी किया है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जब खड़ी बोली शब्द को लेते हैं, खड़ी बोली शब्द को लेते हैं, तो वो कहते हैं कि खड़ी बोली मतलब जिसमें कठोरता हो, जिसमें एक खड़ापन हो, तो जो कठोर है वो खड़ी बोली है। ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अर्थ लेते हैं। गार्सद तासी और चंद्रबली जो पांडे हैं, वो खड़ी बोली का अर्थ खरी से लेते हैं, जो सच्ची है, जो वास्तविक है, वो खरी है। टी ग्राहम बेली इसे भाषा के स्टैंडर्ड रूप से लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाषा का जो मानक और परिष्कृत रूप है वो खड़ी बोली है। तो वो ये कहते हुए जान पड़ते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी भाषिक विवेचन की दृष्टि से, भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से, वो ये कहते हैं कि आकार बहुला और अकार बहुला, आकारांत या अकारांत शब्दों की प्रधानता जिस बोली में है वो खड़ी बोली हिंदी है। जबकि वो कहते हैं कि ब्रज, कन्नौजी और बुंदेलखंडी जो है वो औकारांत या इकारांत है। एक सुनीति कुमार चटर्जी एक बात और कहते हैं कि खड़ी पाई का, पूर्ण विराम का, चूंकि इस बोली में अत्यधिक प्रयोग होता है, इसलिए ये खड़ी बोली कहलाती है। तो ये बातें हमने की कि किस प्रकार जो खड़ी बोली हिंदी है वहां तक भाषा का विकास होता है, और आगे हम ये देखेंगे कि खड़ी बोली के विकास में किस प्रकार जो 4 लेखक हैं, चाहे वो मुंशी सदासुख लाल हो, इंशाअल्लाह खां हो, लल्लू लाल हो, सदल मिश्र हो, उनका क्या योगदान रहा है, किस प्रकार जो 1800 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसका क्या योगदान रहा है, खड़ी बोली में पद्य रचना किस प्रकार प्रारंभ हुई, भारतेंदु मंडल का क्या योगदान रहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान रहा, इसको हम एक स्वतंत्र कालांश में देखेंगे, अगले अध्याय में देखेंगे। तो आज आपको जो ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर भाषिक विशेषताओं के संबंध में,
साथ ही किस प्रकार जो खड़ी बोली हिंदी का जो विकास प्रारंभ होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। ये परीक्षा उपयोगी एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक आपका विषय है, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर से हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उन पर सतत चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।